आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक की चर्चा अनुसार हम लोग जान चुके हैं कि अपने सौर मंडल का अद्भुत ग्रह अपनी पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। आज हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी का परिमंडल, इसकी उपस्थिति कैसे हुई है। इसको हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से कुछ जानकारी हासिल कर रखी है कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ये लाखों करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया का प्रतिफल है जो कि सारा परिमंडल इसे उपस्थित हुआ, जिसमें भूमि, वायु, जल, ये सारे जो जीवन जीने के योग्य तत्व हैं वो सभी हमको प्राप्त हुए। इसीलिए इस पृथ्वी को अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है। तो हम लोग देखें पृथ्वी का परिमंडल। पृथ्वी का परिमंडल, ये हम लोग जान रहे हैं कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोलाब है। ये मान के चला जाए ये अपनी पृथ्वी है। ये 4 पार्ट में बटी हुई है। कितने में? 4 परिमंडल हैं इसको। तो 4 परिमंडल कौन कौन से हैं उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो पहला है स्थल मंडल। स्थल मंडल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर। दूसरा है जल मंडल। जल मंडल को कहा जाता है हाइड्रोस्फेयर। और तीसरा है वायुमंडल। यह है एटमॉस्फेयर। और चौथा है जीवमंडल, जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है। बायोस्फीयर। अब यहाँ जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर है, उसको हम लोग देखते हैं कि यह जो है वो ग्रीक भाषा के किससे लिया गया है? लिथोस से। लिथोस, जिसका अर्थ हो जाता है पत्थर। और यह है जलमंडल, ये भी ग्रीक भाषा के ये ह्यूडोर से लिया हुआ है। ह्यूडोर, जिसका अर्थ होता है जल, मीन वाटर। इसको स्टोन आप लिख लेंगे, स्टोन। वायुमंडल, यह भी ग्रीक भाषा के एटमोस शब्द आता है। एटमोस मीन वाष्प, वेपर। और बायोस्फीयर जो है ये ग्रीक भाषा के बायोस से है। ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द? बायोस। ये इसका अर्थ होता है जीवन। जीवन मीन लाइफ। तो यहाँ पर जो ये स्थितियाँ दिख रही हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, ये किस तरह से हम तक आ पाया है उसका ये पूरा फिगर है। ये चारों ही हमारे लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। अगर स्थल न रहे, जल न रहे, वायु न रहे तो जीवन का कोई महत्व ही नहीं बन सकता है, जीवन हो ही नहीं सकता है। तो इन चारों स्थितियों का होना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हम पाते हैं कि इन सभी मंडलों से हम मनुष्यों का बहुत गहरा रिश्ता है।
उसको आगे हम लोग समझते चलेंगे। अब स्थल मंडल की बात कर लें तो स्थल मंडल को जब हम देखते हैं तो स्थल मंडल वैसे भी हम लोग कहते किसे हैं तो ठोस भाग। पहला चीज़ ये दिमाग में आता है कि जितना भी ठोस भाग है वह क्या है, स्थल मंडल है, भूमंडल है। तो स्थल मंडल कैसा होगा, ठोस होगा। ये चीज़ जानकारी हमको मिल रही है, ये ठोस होगा। ठोस होगा तो निश्चित है कि चट्टानी इलाका होगा, जितना भी चट्टानी है वो चट्टान वो सारे आ जाएंगे। दूसरा में वैसा भी आएगा जो पतला आवरण मिट्टी का लिए रहेगा, पतला मिट्टी का आवरण, ये सब किस में आ जाएंगे, स्थल मंडल में, पतला मिट्टी का आवरण। ये चीज़ हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि स्थल मंडल आखिर कहेंगे तो उसमें ये सारा कुछ होगा। लेकिन इसके बाद भी एक जानकारी और रखनी है कि स्थल मंडल के साथ यानी जितने भी महाद्वीपीय हम लोग भाग देखते हैं पूरे संसार का, उसके साथ साथ जितना भी जल क्षेत्र है वह भी तो किसी न किसी भूभाग पर ही अवस्थित है। ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई और छोर ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसकी गहराई, उसकी सीमा को आदमी तय कर चुका है कि इतना गहरा है, इतना डेप्थ में है। तो इसलिए उसका जो अब तल आता है वह भी इसी में काउंट होता है, स्थल मंडल में ही। वह अगली पढ़ाई में और ज़्यादा क्लियर होते जाएगा, हम लोग धीरे धीरे सारे चीज़ को जाने। तो यहाँ पर हम लोगों ने पाया कि ये ठोस भाग को हम लोग क्या कह रहे थे, स्थल मंडल अभी तक। लेकिन अब इसी में इंक्लूड हो गया कि हमारा महाद्वीपीय भाग यानी महाद्वीपीय क्षेत्र, महाद्वीपीय भाग, और दूसरा जितना भी महासागरीय तली है, महासागरीय बेसिन है, वो सब क्या हो गए, स्थल मंडल कहे जाने लगे। क्योंकि यह महासागर भी बिना तल का नहीं है। इसको अगले इसमें हम लोग ज़्यादा क्लियर कर लेंगे कि किस तरह से ये महासागरीय बेसिन भी स्थल मंडल का ही भाग होता है। इसमें हम लोग अब बाई फिगर देख लेंगे। अभी हम लोग जाने कि स्थल मंडल और जल मंडल दोनों ही स्थल मंडल के भाग हैं। तो स्थल मंडल के स्थल मंडल, अब इस जानकारी को हम लोग ले लें। यहाँ जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है वो पूरे विश्व का है। पूरे विश्व की स्थिति में यहाँ से ये जो लाइन दिखाई दे रही है, इससे हम देखते हैं कि हमारी धरती दो भाग में बट गई। दो भाग में जो बट रही है, तो इसको पहले दिशा निर्देशन जान लें कि यह हो जाता है उत्तर और ये हो जाता है दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब यहाँ से यहाँ भी एक रेखा बनती है दिशा, और यहाँ से यहाँ भी, इसको नॉर्थ ईस्ट कहा जाएगा और इसको साउथ ईस्ट, इसको साउथ वेस्ट और इसको नॉर्थ वेस्ट। इतने से हम लोग क्लियर हुए। ये उत्तरी भाग को दर्शाएगा, ये दक्षिणी भाग को, इतना ये पूर्वी भाग को और ये इतना पश्चिमी भाग को। उसके बाद कॉर्नर वाली बात होगी तो उत्तर पूर्व और ये दक्षिण पूर्व, ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इस चीज़ को जब समझ लेंगे तो इसको समझने में ज़्यादा हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बीच से जो रेखा गुजर रही है, इससे हम देख रहे हैं कि ये हमें दो पार्ट में नज़र आ रहा है। दो पार्ट में जब नज़र आ रहा है बच्चों, तो ध्यान दोगे, ये अपना एशिया है, ये यूरोप है, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है अंटार्कटिका है। तो ये कुल मिला करके हमें 7 महाद्वीप प्राप्त हैं। कितने महाद्वीप? 7। तो ये तो ऐसे नॉर्मली हमने यूँ कह दिया। तो बताने के क्रम में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इसको अगर हम लोग क्षेत्रफल के विचार से जाने तो 1 नंबर आ जाता है एशिया क्षेत्रफल से, दूसरे नंबर में आ जाता है अफ्रीका, 3 नंबर में आ जाता है उत्तरी अमेरिका और 4 में दक्षिण अमेरिका और 5 में आ जाता है अंटार्कटिका और 6 में
यूरोप और 7 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह से ये सातों कॉन्टिनेंट यानी सातों महाद्वीप हमारे सामने क्षेत्रफल के अनुसार दिखाई दे रहा है। अगर जनसंख्या की बात होगी तो मैं सब में बताती जाऊंगी कि जनसंख्या के अनुसार ये कैसा है। तो इसको हम लोग अभी हल्के रूप में जानेंगे, उसके बाद विस्तृत ढंग से जानेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि इस बीच वाली रेखा से अगर ऊपर की ओर देखते हैं तो ये जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं वो अधिक भाग में है, और दक्षिण की ओर जब देखते हैं तो जल वाला एरिया ज़्यादा दिखाई दे रहा है, स्थल भाग कम दिख रहा है। तो वैसी स्थिति में क्या कहा जाता है कि बीच से जब हो गया, किसी भी गोले में बीच से लकीर हो गई तो वैसे भी आधा हो गया, यानी वो गोलार्ध है। तो ये उत्तरी गोलार्ध जो होता है इसको स्थल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। किस गोलार्ध के नाम से? स्थल गोलार्ध। और दक्षिणी भाग में स्थल एरिया कम दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। जितना भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव, वो सारे में ये काफ़ी सहयोगी होगा कि सारी जितनी भी जानकारी है, कौन बड़ा है, क्षेत्रफल से अरेंज करने को आ जाए तो भी आप कर लोगे, या फिर यह है कि स्थल गोलार्ध किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, यह भी जानकारी मिल गई। और जल गोलार्ध कौन सा एरिया होता है तो वो भी हम जान रहे हैं कि दक्षिणी भाग हमारा जो है वो जल गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे को क्या करना है, प्रश्न जो तैयार होता है जीके का, उसके तहत सारे को नोटिस करना है और ध्यान देते हुए पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि ये सब इजी चीज़ है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। सारा क्वेश्चन आते रहता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये हम लोग समझे। अब एशिया पर बात करते हैं। यह एशिया जो है, ये अगर आ जाए कि किस गोलार्ध में है तो हम लोग फट से कह लेंगे उत्तरी गोलार्ध। और अगर यही चीज़ यहाँ पर है जीरो रेखा, 0 डिग्री, 0 डिग्री से भी, अब ये किधर हो गया, पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। तो वैसी स्थिति में भी ध्यान देना है कि यह कहाँ पड़ रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी में भी, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में एशिया स्थित है। एशिया जो है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे अधिक, यानी जनसंख्या के विचार से भी अगर हम लोग देखें तो एशिया जो है वो 1 नंबर पे आता है। और यहाँ चूँकि सभ्यताओं का विकास बहुत अधिक हुआ है तो इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। किसको? एशिया को। और एशिया की स्थिति जो है वो कहाँ पर है तो उत्तर में ये आर्कटिक महासागर दिखाई दे रहा है। तो ये वाला पूरा एरिया जो है आर्कटिक महासागर है। यह जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ये प्रशांत महासागर है, और यहाँ पर हिंद महासागर। ये पश्चिम में यूरोप से सटे हुए हैं, यानी ये दोनों ही क्षेत्र मिलाकर के यूरेशिया कहा जाता है। तो यूरोप से ये स्थल भाग से जुड़ा हुआ है, लेकिन यूराल पर्वत जो है इसको 2 भागों में बांटता है, यानी यूरोप में और एशिया में। तो यूराल पर्वत से ये डिवाइड होता है। यहाँ पर ये कैस्पियन झील है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से कै महासागरों से अटैच है। तो एक यहाँ और एक यहाँ, यानी 3 महासागरों से घिरा हुआ है, और एक ओर से यूरोप से लगा हुआ है। और इसमें दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय अवस्थित है, और यहीं पर पामीर का पठार भी है जो दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। ये इसी हिमालय पर्वत में सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अब सबको याद होगा, सबसे सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन वो बढ़नी अवस्था में है, इसलिए एरो का चिन्ह एक बढ़ता हुआ लगा दिया जाता है। तो यह जो पूरा एशिया है, इससे रेखाएं कौन कौन सी गुजरती हैं, मुख्य रेखाएं, अगर उस पर हम लोग ध्यान दें तो देखते हैं कि यहाँ पर नज़रअंदाज किए हैं कि हाँ उत्तर की ओर है। ये द्वीप जो पीले पीले रंग में दिखाई दे रहे हैं ये भी इसके हैं, यानी विषुवत रेखा भी यहाँ से गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है और आर्कटिक रेखा गुजरती है। तो ये 3 रेखाएं
एशिया से होकर के गुजरती हैं। अब इसकी स्थिति को जान लिए, इसकी रेखाओं को समझ लिए। उसके बाद दूसरे में हम लोग देखते हैं अफ्रीका। अफ्रीका क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे नंबर पे है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी दूसरे ही नंबर पे आता है। यहाँ से यहाँ की स्थिति को पहले हम लोग नज़र डालें। ये इसके पूरब में हिंद महासागर नज़र आ रहा है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर दिख रहा है और उत्तर की ओर ये यूरोप से सटा हुआ है और उत्तर पूरब की ओर देखेंगे तो एशिया से लगा हुआ है। ये भूमध्य सागर हुआ और ये हो गया लाल सागर, तो उससे ये अलग होता है। यहाँ पर होती है स्वेज नहर। तो यह जो पूरा अफ्रीका है, अगर यह देखा जाए कि कितने महासागरों से ये टच होता है, तो महासागर दो ही टच होते हैं, एक अटलांटिक और एक हिंद महासागर। और इसका जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है वो एटलस है। ये उत्तर की ओर एटलस पर्वत है, यहीं पर है सहारा मरुस्थल। ये सबसे दुनिया में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में ही है। और यहाँ पर जो है वो ड्रैकन्सबर्ग पहाड़ है, पर्वत है। ये पूरा अफ्रीका जो है वो मानव जाति का पालना कहा गया है। मानव का पालना इसलिए कहा गया है क्योंकि मानव की प्रथम उत्पत्ति यहीं अफ्रीका में ही मानी जाती है। तो अफ्रीका मानव का पालना कहा गया है। और अफ्रीका जो एरिया है पूरा है, यहाँ पर सबसे लंबी नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी, देखो सहारा मरुस्थल भी मिल रहा है और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील भी यहीं पर उपस्थित है। तो नील इस एरिया में होकर के यहाँ निकल जा रही है। तो अफ्रीका में नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पर कौन कौन सी रेखाएं गुजरी हैं, ये बहुत ही जानने योग्य है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि यह जो रेखा है ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, यानी तीनों ही उष्ण रेखाएं इस अफ्रीका महादेश को क्या करती हैं, काटती हैं, विभाजित करती हैं। तो यहाँ पर ठीक बीच से विषुवत रेखा, ऊपर में कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। कहने का अर्थ यह कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो काफ़ी गर्मी प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर तीनों ही रेखाएं वैसी हैं जहाँ पर सूर्य किरण पड़ती है। तो ये रहा अपना अफ्रीका महादेश। अब इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग बात करें उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका की अगर स्थिति हम लोग देखें तो ये किस गोलार्ध में है? अगर उत्तर दक्षिण की बात होगी तो उत्तरी गोलार्ध में, और ऐसे पूरा पश्चिम से ये पश्चिमी गोलार्ध में है। तो पूर्णतः ये पश्चिमी गोलार्ध यानी उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में अवस्थित है और इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है और पूरब की ओर अटलांटिक महासागर है और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो ये तीन महासागरों से टच कर रहा है। दक्षिण की ओर देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका से यह जुड़ा हुआ है पनामा नहर के द्वारा। तो ये जो स्थिति आती है इसमें अब कौन सी रेखा गुजरी हुई है? तो नीचे में यहाँ पर ये कर्क रेखा और ऊपर में आर्कटिक रेखा इससे होकर के गुजरती है। यह जो पूरा क्षेत्र है, एक विशेषता यह है कि ये ऐसा महादेश है जहाँ पर सभी जितने भी देश हैं उनको अपना तटीय किनारा है, यानी वो तट से उनका संपर्क बनता है। और इसके पश्चिम की ओर हम लोग ध्यान देंगे तो ये है रॉकी पर्वत और ये है पूरब में अपलेशियन पर्वत। ये दोनों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। पूरब में अपलेशियन पर्वत है और ये है रॉकी पर्वत। ये पनामा नहर से जुड़ते हुए अब किससे मिला है? दक्षिण अमेरिका से। ये रही उत्तर अमेरिका की बात। अब आते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका पर। दक्षिण अमेरिका जो है इसकी स्थिति पर अगर हम लोग विचार करें तो ये इसको दो महासागर छूते हैं, पूरब की ओर अटलांटिक महासागर और पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर। इससे होकर के गुजरने वाली जो मुख्य रेखा है उसमें हम लोग ध्यान देंगे ये विषुवत रेखा है और ये है मकर रेखा। तो ये भी दोनों गर्म रेखाएं हैं। और यहाँ ये जो पर्वत श्रृंखला पाई जा रही है एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत की विशेषता है कि ये दुनिया में सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो एंडीज सबसे ऊंचा किसको जाने हैं हम लोग? हिमालय को ऊंचा में, लेकिन सबसे लंबी पर्वतमाला अगर आ जाए तो आपका एंडीज होगा, जो कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण अमेरिका में। और यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी नदी वो थी लंबी नदी नील
और ये है बड़ी नदी अमेज़न। ये पूरा जो क्षेत्र है इसको सांपों और चिड़ियों का एरिया भी कहा जाता है, क्षेत्र द्वीप भी कहा जाता है। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे 5वां महाद्वीप अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका जो है ये वैसा महाद्वीप है जो निर्जन है, यहाँ लोग नहीं रहते हैं, कोई देश नहीं है, कारण कि ये पूरा का पूरा बर्फीला एरिया है। बर्फ़ रहने के कारण ही इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ अन्य देशों के लोग जाकर के अपना रिसर्च सेंटर खोले हुए हैं, जिसमें अपने भारत का भी रिसर्च सेंटर है, जिसमें कि एक मैत्री है और दूसरा है दक्षिणी गंगोत्री। तो ये वेधशालाएँ हैं वहाँ पर, शोधशालाएँ, और इन शोधशालाओं के द्वारा लोग वहाँ पर अपना एक शोध करने के बाद और इसको पूरे विश्व में प्रसारित करते हैं कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, कैसा है और क्या होना चाहिए। तो इन स्थितियों में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी देश नहीं है। ये ऐसा महादेश है जो निर्जन है। निर्जन करने का अर्थ कि अपने लोग नहीं हैं। निर्जन में यह नहीं कि तब वहाँ पर अन्य सेंटर कैसे हैं, तो वो सब शोधशालाएँ हैं। और ये जो है एरिया पूरा का पूरा, आप यहाँ पर दक्षिणी महासागर देख रहे हो। ऐसे तो बहुत सारी किताबों में कहता है कि 60 डिग्री के नीचे जितना भी जल राशि पाया जाता है वो दक्षिणी महासागर है, लेकिन IHO बोलता है कि दक्षिणी महासागर अलग से नहीं है, ये प्रशांत महासागर का और अटलांटिक का और हिंद महासागर तीनों का मिलन स्थल है। तो हम लोग 5वें को जाने। छठा देखते हैं, यह है यूरोप। अब यूरोप महादेश जो है इसकी स्थिति कैसी है, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। उत्तर में आर्कटिक महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण में छोटे छोटे सागर हैं, जैसे भूमध्य सागर, काला सागर। ये सारे सागर छोटे छोटे हैं, लेकिन इन सबको नज़रअंदाज किया जाए तो ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ है और एशिया से। अफ्रीका से नज़दीक है और एशिया से जुड़ा हुआ है, जो यूराल पर्वत से ये डिवाइड होता है, अलग होता है। तो वैसी स्थिति में ये पूरे को जब मिलाया जाता है तो यूरेशिया कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये पर्वत शिखर जो है आल्प्स पर्वत शिखर है यहाँ पर इसका मुख्य। और ये स्थिति क्या बनती है कि छठा क्षेत्रफल में छठा है, लेकिन जनसंख्या के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पे आता है। यूरोप तीसरे नंबर पे आता है और काफ़ी विकसित देश है। यूरोप महादेश में जितने भी देश हैं वे काफ़ी विकसित हैं। और याद होगा इंग्लैंड ऐसा देश रहा है जो सबको अपना उपनिवेश जरूर बनाया है। तो यूरोप शुरू से ही, प्रारंभ से ही विकसित देशों में से एक है। अब यहाँ से रेखा कौन सी गुजरती है इस पर ध्यान दें, तब और स्पष्ट होगा आगे की बातें। तो रेखा एक ही है, मुख्य रेखा आर्कटिक रेखा, और अन्य रेखाएं इसको जो गर्म रेखाएं हैं वो रेखाएं नहीं काटती हैं। निश्चित है यही वजह है कि इस एरिया में कोई मरुस्थल नहीं पाया जाता है। यूरोप एकमात्र अकेला ऐसा महादेश है जहाँ पर किसी भी प्रकार का मरुस्थल नहीं प्राप्त होता है। तो इसके बारे में छोटी सी जानकारी लेते हुए आगे हम लोग बढ़ें 7वें पर। 7वां है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये द्वीपों का महाद्वीप है, इसको द्वीपों का महाद्वीप कहा गया है। इसके उत्तर में अगर हम लोग देखें तो ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से बिल्कुल घिरा हुआ नज़र आ रहा है। तो पश्चिम से हिंद महासागर और पूरब की ओर से प्रशांत महासागर, तो ये चारों ओर से जल में घिरा हुआ है। और इसके बीच से जो रेखा गुजर रही है वो है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? मकर रेखा। अब यह पूर्णतः किस गोलार्ध में पाया जा रहा है? दक्षिण गोलार्ध में। किस गोलार्ध में पाया जा रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में। और इस दृष्टिकोण से देखें तो पूर्व यानी दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया अवस्थित है। और इसके पूरब में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और ऑस्ट्रेलिया में ही एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो मूंगा प्रवाल भित्ति के नाम से भी जाना जाता है। मूंगे से बना हुआ है, यानी यह जो पूरा है प्रवाल ये है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया जनसंख्या में भी सबसे कम और एरिया में भी सबसे कम, अगर इसको छोड़ दिया जाए जनसंख्या की बात, तो सबसे कम जनसंख्या अगर कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में ही प्राप्त होता है। तो इस तरह बच्चों स्थल मंडल के तहत हम लोगों ने पूरे स्थल भाग को
महाद्वीप के रूप में जाना कि इसकी स्थिति कहाँ है, कैसी है और कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, किन किन सागर तटों से ये आपस में स्पर्श करते हैं और इनकी स्थिति कैसी है। इतनी जानकारी लेने के बाद अन्य जानकारियों को अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, अध्ययनरत रहिए। जय हिंद।